प्रोग्राम आर्ट्स के लिए बैचलर थर्ड ईयर के लिए हिंदी सब्जेक्ट और सेमेस्टर 5 आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास के तहत हम बातें करेंगे आज द्विवेदी युगीन काव्य की। द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां जो मॉडल नंबर 6 है। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी युग की विशेषताएं ये आप दोनों देखेंगे और हमारे जानकारी में जो आप इस लेक्चर से प्राप्त करने जा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जो कवियों की जानकारी प्राप्त होगी आपको और विद्यार्थी द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों से अवगत होंगे। द्विवेदी युग की शुरुआत 1900 से मानी जाती है कि जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का एक तरह से 2 दशकों तक हिंदी साहित्य पर प्रभाव पड़ा। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का वे संपादक बने और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली का एक तरह से सुधारी प्रारंभ किया है, जिसे कहेंगे हम दूसरे शब्दों में परिष्कार आरंभ किया। क्योंकि जिस भाषा को अस्थिर थी पहले, अस्थिर इसलिए क्योंकि एक तरह की व्याकरण की कोटियां उसमें नहीं थी, जिसको बहुत ही परिष्कृत व्याकरण सम्मत बनाने का द्विवेदी जी ने बहुत परिश्रम किया। उन्होंने हिंदी काव्य को प्राचीन परिपाटी से मुक्त किया। इस युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि। द्विवेदी युग की विशेषताएं अगर देखी जाए तो देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण का स्वर ये आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह से हम पराधीन भारत में इसके पहले जो भारतेंदु जी अपनी आवाज जता रहे थे, लेकिन वहां पर देशभक्ति और राष्ट्र जो एक तरह से राजभक्ति साथ साथ चल रही थी, लेकिन यहाँ पर देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण का स्वर बहुत ही तीखे स्वर में सामने आते हैं। वे बताते हैं, उनके मंडल के जितने कवि रहे हैं खुद उन्होंने ये बताया कि देशभक्ति इस समय आवश्यक क्यों है, क्यों देशभक्ति का गुणगान करना होगा और इस देश की वेदी पर मर मिटना होगा, ये एक कवि ने कहा ही है। दूसरी जो विशेषता आती है वह है मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा असल में उस समय 3 रूप देखने को मिलते हैं। मानवतावादी धारा में पहला रूप है नारी का। नारी जो एक प्रकार की बहुत ही प्रताड़ित थी, पुरुष के अधीन थी वह, और उसको पैर की जूती माना जाता था, न उससे कोई अधिकार मिलते थे। इसलिए द्विवेदी जी के मंडल के कवियों ने भरपूर कोशिश की कि शिक्षा के द्वारा उन्हें ज्यादा से ज्यादा नारियों को शिक्षित किया जाए, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मानवतावादी विचारधारा का एक तरह से बिगुल बजाया। उसी के साथ उन्होंने जो उपेक्षित है, समाज के उपेक्षित है, जिन्हें लथाड़ा गया है, ऐसे दलित जिनको अछूत जिन्हें कहा जाता, उन अछूतों का उद्धार उन्होंने दूसरे प्रकार से वहां पर किया। उसी तरह से तीसरे जो हमारे किसान भाई है, उन किसान भाइयों के लिए प्रमुख रूप से उन्होंने कहा कि ये लोग बोने का काम करते जरूर है, लेकिन उसके फसल पर उनका अधिकार नहीं होता। 1/3 जमीन पर नील की खेती करवाना ये ब्रिटिश सरकार का हुक्म था, और उसके मुताबिक वे एक तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रताड़ित थे, उनको एक तरह से लथड़ा गया, और यही कारण है जोर शोर से उन्होंने मानवतावादी विचारधारा यहाँ दिखाई देती है। इति अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता यानी गद्यात्मकता। ये क्यों आई? क्योंकि इनका एक तरह से उन्होंने इति मतलब वृत्तांत, एक तरह से रिपोर्ट,
रिपोर्ट की तरह उनकी कविताएं बन गई। उनका काम था यहाँ पर पूर्ण रूप से काव्य को परिष्कृत कर देना, व्याकरण सम्मत बना देना। इसके कारण जब वो वर्णनात्मकता उसमें आ गई, उसमें इसी वृत्तात्मकता आ गई, तो बहुत कुछ कविताएं गद्यात्मक लगने लगी। उसका जो भाव है कविता का, वह भाव कहीं लूप हो गया। और यही कारण है ये ज्यादातर कविताएं बेतव सी लगने लगती है। अगली विशेषता है बौद्धिकता की प्रधानता। बौद्धिकता की प्रधानता भी उससे संलग्न है, क्योंकि बौद्धिकता की जो प्रधानता है वह इसलिए आती है कविताओं में क्योंकि वह एक वैज्ञानिक युग था, वैज्ञानिक युग का विकास हो चुका था, और उसमें ज्यादातर कवियों ने अपना काम अपने बुद्धि के द्वारा समझाने की कोशिश की। बुद्धि का सहारा लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी, और इसीलिए उनकी कविताएं समझने में कभी कभी तत्सम शब्दों से लैस होने के कारण बहुत ज्यादा बौद्धिक हो जाती है, और इसीलिए समझने में कठिनाई होती है। अगली विशेषता है स्वच्छंद प्रकृति का चित्रण। ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक प्रवृत्ति के रूप में उसे माना था। उन्होंने खुली रूप से स्वच्छंद यानी खुला चित्रण उन्होंने प्रकृति का किया है। उसी तरह श्रृंगार का बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग नैतिकतावादी थे। खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी एक तरह से नैतिक पुरुष और आदर्शवादी पुरुष थे। उन्होंने कहीं भी कविताओं में श्रृंगार बयाने नहीं दिया। यहाँ तक कि ये घटना है कि निराला की जो कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता आगे चलकर छायावाद बहुत प्रसिद्ध हुई, जो कविता है जूही की कली, उसे एक तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी से विरोध का वो झेलना पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और इसीलिए उन्होंने अपनी कविता अपने खुद के पत्रिका निकालकर उनको वह छापनी पड़ी आगे चलकर। उसके बाद कविता में अनुवाद की भरमार, और कविता में अनुवाद की भरमार इसलिए आई क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काव्य जो है वह एक तरह से आयातित तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने अनुवाद करने की कोशिश की, क्योंकि भाषा के सुधार के साथ साथ भाषा को समृद्ध कैसा बनाया जाए ये उनका काम था। और इसीलिए इन्होंने भरपूर मात्रा में अंग्रेजी का, मराठी से, बंगला से ये अनुवाद किए हैं, और इनके अनुवाद बहुत प्रसिद्ध है। उस युग के जो मंडल के कवि है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका अनुवाद करके कविता को समृद्ध बनाने का काम यहाँ पर किया है। मैं निष्कर्ष रूप में इतना ही कहना चाहता हूँ, द्विवेदी युग भारतेंदु युग और छायावाद के बीच की कड़ी रही है। कड़ी यानी उनको जोड़ने का काम यहाँ पर द्विवेदी युग ने किया है। यह युग भारतेंदु से प्रभावित है और आगे चलकर छायावाद युग को भी प्रभावित करता है। धन्यवाद।